हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन 05। तो चलो पढ़ लेते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। इसके पहले हम लोग ने 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं साइड में प्लेलिस्ट भी अटैच कर देता हूँ, तो तुम वहाँ से एक साथ सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। आज का जो लेक्चर है इसमें हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, विच इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का अपना लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर रहने वाला है। हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ठीक से समझेंगे और इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, पूछता है एग्ज़ाम में। तो नोट्स भी बना लेना साथ में, जब मैं लिख रहा हूँ उसी साथ में तुम भी नोट्स बनाते चलो। और थोड़ा एक जो डेरिवेशन है थोड़ा ट्रिकी, मतलब कन्फ्यूजिंग होता है, तो वो कन्फ्यूजन भी आज मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या है कन्फ्यूजन, कहाँ पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा। एक पॉइंट है, वो पॉइंट पे ध्यान दोगे तो बाकी का डेरिवेशन एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने बहुत बचपन से सुन के रखा है, मतलब हमने बचपन से स्कूल में भी सुन के रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से mgh होता है, राइट। हम बोलते हैं किसी, जैसे ये पेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये सपोज h हाइट ऊपर है सरफेस से, तो हम चुपचाप मतलब हम डायरेक्टली बिना सोचे बोल देते हैं कि ये mgh है। बट mgh एक्चुअल में होता है क्या, वो भी अपने को देखना है और अपने को डिराइव करना है एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है। और हम लोग देखेंगे जो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है क्या वो mgh है, और अगर नहीं है तो mgh से क्या रिलेशन है, क्यों हम लोग mgh बोलते हैं। कुछ रीज़न होगा ना जो तुम्हारे बुक में mgh दिया हुआ है। तो चलो डिराइव करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मालूम है, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जब मैं पढ़ा रहा था वो टाइम पे तुमको मैंने पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है, इंस्टेड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको पता है, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज़ तुमको पता होगी तो बहुत सिंपल हो जाएगा एक्सप्रेशन डिराइव करना। ये मैंने पिछले चैप्टर में जब बताया था तो काफ़ी जोर दिया था इस पर कि ये बात याद रखो, तुम ये बात समझ के रखो, और अच्छे से समझाया भी था कि क्यों ऐसा होता है, एग्जाम्पल भी दे के समझाया था तुमको। ठीक है, तो इट्स बेटर कि तुम वो चीज़ जानते रहो। अगर ये चीज़ जानते हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा डेरिवेशन। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई एक इनिशियल पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, कोई एक फाइनल पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, और हमको तो इतना तो पता ही है कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। तो अगर ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है तो ग्रेविटी कितना वर्क करता है मास को पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में, वही वर्क निकाल के उसके आगे माइनस लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, ग्रेविटी का वर्क या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। अपने लिए ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालेंगे हम लोग। तो चलो हम लोग पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं। लेट्स कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर अ मास m is brought to a distance r, या basically r2 from r1 by gravitational force। देखो ग्रेविटी क्या कर रही है, जैसे ये फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ अर्थ है, तो सरफेस ऑफ अर्थ से r2 डिस्टेंस पे r1 डिस्टेंस से एक मास को लेके आना है। देखो समझ लो, जैसे ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ अर्थ से इस पॉइंट पे हमको एक मास को लाना है, ये वो पॉइंट है। सपोज ये डिस्टेंस है r2, और इसको कहाँ से लाना है, इसको लाना है r1 डिस्टेंस से। ठीक है, ये है डिस्टेंस r1, यानी r1 डिस्टेंस से हमको एक मास को उठा के r2 डिस्टेंस पे लाना है। ओके, ये मास का वैल्यू ले लो, मास का वैल्यू है m। ठीक है, और कुछ चीज़ें कंसिडरेशन कर लेते हैं, ये समझ में आया या नहीं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास m को r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस पे लेके आएगा। हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है कि जब ये r1 से r2 आता है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। तो पहले हम लोग वर्क निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब देखो
हमको और कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। जैसे हमको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम, हमको मालूम है जब भी वर्क होता है तो वो वर्क बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमको एक कंसिडरेशन करना है कि जो ये मास यहाँ से यहाँ आ रहा है, इस पूरे मोशन में इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। सो इफ द मास इज ब्रॉट एट अ कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से लाया गया है, देन द वर्क डन will be in the form of potential energy only। मतलब वर्क का कुछ भी पार्ट काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगा, सब कुछ सिर्फ पोटेंशियल में रह जाएगा। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी ही तो चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। चलो वर्क डन निकालते हैं। कैसे वर्क डन निकालेंगे, चलो देखते हैं। हमको मालूम है जब ये मास R1 से R2 डिस्टेंस पे आएगा तो जो फोर्स है वो फिक्स तो है नहीं। देखो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स का वैल्यू Gm1 m2 या Gmm/r² होता है ना, यानी डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है। और अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो ये वेरिएबल फोर्स का केस हो गया। इसको मैं यहाँ साइड में रखता हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये साइड में एक्सप्रेशन रखा है। हमको पता है जो फोर्स का वैल्यू है वो फोर्स का वैल्यू क्या है, Gmm/r², राइट। देखो सरफेस पे थोड़ी है, किसी रैंडम डिस्टेंस r पे है ना, तो r²। अगर इसी फोर्स को मैं ध्यान से देखूं तो ये फोर्स का वैल्यू r पे डिपेंडेंट है, यानी r अलग अलग होगा। जैसे r1 अलग है, r2 अलग है, तो जब ये r1 से r2 आएगा तो वैल्यू भी इसकी चेंज होगी फोर्स की, यानी ये फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ध्यान दो इंटीग्रेशन कब करेंगे, हमको पता है ये फोर्स वेरिएबल है, तो हम लोग किसी रैंडम पॉइंट, यहाँ किसी रैंडम पॉइंट पे फोर्स कंसिडर कर लेते हैं। जैसे इस पॉइंट पे फोर्स है इस तरफ, और इधर ही एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ये मेरा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और ये मेरा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया dr। देखो हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए, तुमको याद हो अगर पिछले चैप्टर में किया था, वेरिएबल फोर्स के लिए पहले हम लोग एक बहुत छोटा वर्क डन फाइंड करते हैं, याद है। वो वेरिएबल फोर्स किसी एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट होता है, वहां पे हम कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालते हैं। सो लेट द ग्रेविटेशनल फोर्स displaces mass m by an infinitesimally small, देखो मैं लिखने को तो डायरेक्टली F.dr लिख के आगे बढ़ जाऊं, बट तुमको समझ में आना चाहिए कि वो हुआ क्या है। और तुमको ऑफकोर्स पिछला चैप्टर इतना अच्छे से याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, इन्फाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है। ये dr को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। अब देखो ये जो फोर्स है और ये जो dr है दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो देयरफॉर स्मॉल वर्क डन dw विल बी इक्वल टू F.dr। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट और एक चीज़, जब ये फोर्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फोर्स का जो खुद का डायरेक्शन है r के रेस्पेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ध्यान से ज़रा समझो ये बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहीं पे तुम्हारा वो जो मैं पॉइंट बोल रहा था, यही पॉइंट तुमको याद रखना है। ये जो फोर्स है ना, इसको खुद को अगर हम लोग ध्यान दें इसका डायरेक्शन कैसा है, तो अगर मैं किसी पॉइंट r पे, ध्यान दो किसी पॉइंट r पे, r क्या है, r है सेंटर से डिस्टेंस, ध्यान से समझो, r है सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट का, ठीक है। उस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स को देखूं तो फोर्स खुद r के ऑपोजिट है। r क्या है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी r का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है। ये बात समझ में आई। देखो ये तुम्हारा r वेक्टर है और इस पॉइंट पे फोर्स कैसा है, फोर्स टूवर्ड्स सेंटर है। तो अगर मैं फोर्स को r के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसा दिखेगा, मालूम है, वेक्टर फॉर्म दिखेगा -r कैप। ये समझा,
माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया कि जो आर वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये जब हम लोग वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स का, वहाँ भी किया है ये चीज़, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ तुमको याद रखनी है। तो इसको जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ आ जाएगा -GMM/r² dr, समझा? मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब रखोगे तो माइनस साइन लाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स खुद एक नेगेटिव वेक्टर होगा। फोर्स इस r के कंपैरिजन में नेगेटिव होगा ना, फोर्स का डायरेक्शन ये वाले r से नेगेटिव है और ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये खुद का फोर्स का एक माइनस साइन होगा। तो ये स्मॉल वर्क डन है, बस यही तुमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वेशन 1, सो देयरफॉर टोटल वर्क विल बी, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रल -GMM अपॉन r² dr, कहाँ से कहाँ? r1 से r2। देखो ना, अपनी r की जो वैल्यू है वो r1 से r2 है ना, तो r1 से r2 के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। देखो कांस्टेंट क्या क्या है? -GMM कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो देयरफॉर नेट वर्क डन इज इक्वल टू -GMM इंटीग्रल 1/r² dr, r1 से r2, ठीक है। अब r² 1/r² का इंटीग्रेशन तुमको मैं बता दूं क्या होता है, तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर मुझे 1/r² का इंटीग्रेशन करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ r⁻², और r⁻n या x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, समझा? तो यानी ये कितना हो जाएगा? r⁻1 अपॉन -1, है ना? बोलो ये चीज़ समझा? r⁻1 अपॉन -1 को हम लोग लिख सकते हैं -1/r। समझ में आई ये बात? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, कुछ तुमको याद, देखो फॉर्मूलाज तो बाय हार्ट करने पड़ेंगे मैथ्स के, उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, उसको अप्लाई कैसे करना है वो ट्रिक मैं यहाँ सिखा रहा हूँ तुमको, अप्लाई करके डिराइव कर सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू -GMM, इंटीग्रेशन करके आता है -1/r। देख लो इंटीग्रेशन वहाँ साइड में किया है, -1/r, कहाँ से कहाँ? r1 से r2। समझ में आ गई बात? ये माइनस साइन बाहर ले लो तो ये हो जाएगा प्लस, तो हमको मिलेगा GMM अपॉन 1/ फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। ये आ गया वर्क डन का वैल्यू। इनिशियल लिमिट r1 है ना, सॉरी, ये आ गया वर्क डन का वैल्यू। अब देखो ये वर्क डन जो है ये ग्रेविटी ने वर्क किया है ना, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वर्क है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन मालूम है हमको। तो सिंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट r2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट r1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? GMM, माइनस साइन डालो यहाँ, r1 इधर r2 इधर, सो 1/r1 माइनस 1/r2। समझ में आ गई बात? सिंपल था, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन मिला है ना, यहीं से थोड़ा हमको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। देखो अजम्पशन क्या लेंगे हम लोग? अजम्पशन ये लेंगे, हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है ना, ये हमको चाहिए किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। सुनो ध्यान से, हमको किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, हमको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पे जब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हमको एक दूसरा जो पॉइंट है, जैसे सपोज मुझे r2 पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मुझे r1 का जो पोटेंशियल एनर्जी उसको ज़ीरो कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पेन का पोटेंशियल एनर्जी बोलूँ कि सपोज ग्राउंड से इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आने पे सपोज जैसे 10 जूल हो जाता है, तो 10 जूल का मतलब क्या है? ग्राउंड पे ज़ीरो रहा होगा ना, तभी तो यहाँ आके 10 जूल हुआ। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ? ग्राउंड पे ज़ीरो होगा तभी तो ऊपर आके 10 जूल बढ़ गया ना, यस और नो। और नीचे जब ग्राउंड पे चला जाएगा ये चीज़ तो वही 10 जूल खत्म हो जाएगा, तो हम लोग ग्राउंड पे जाएगा तो बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया। मतलब यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि ग्राउंड का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ज़ीरो होता है, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा ना अपने पास, तब तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं कर सकते। देखो मैं ये रूम का जो सरफेस है इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, इससे h हाइट ऊपर उठाते हैं तो मैं बोल देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh।
बट ऐसा थोड़ी है कि ये रूम ही है, नहीं, ये तो सेकंड फ्लोर पे है घर, उसके नीचे भी सरफेस है ना, तो जब ये पेन नीचे चला जाएगा तो वहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है वो अलग अलग हो सकता है, समझा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये R1 को ऐसे जगह कंसिडर करते हैं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाए। और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कहाँ होती है पता है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ना, ये जो पेन को अर्थ ने पकड़ के रखा है फोर्स से, उसी की वजह से तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई है। तुमने कभी देखा है पोटेंशियल एनर्जी किसी दूसरे फोर्स में जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ना हो या जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ना हो? बाकी कहीं फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। ये तो मैंने तुमको कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही बताया था ना, फ्रिक्शन का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, विस्कस फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का होता है, जहाँ अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस चलते हैं। तो इस केस में जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो ग्रेविटी का रेंज जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी इनफाइनाइट, यानी जब ये R1 इन्फिनिटी पे होगा तब पोटेंशियल एनर्जी R1 पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी यहाँ इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, R2 पे आके पोटेंशियल एनर्जी कुछ बढ़ गई, समझ में आई बात। तो वो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग निकालें, सो इफ़ R1 इज़ एट इन्फिनिटी देन पोटेंशियल एनर्जी एट R1 इज़ ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि फोर्स एट R1 ज़ीरो हो जाएगा, बात समझ के रखो। F एट R1 इज़ ज़ीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फिनिटी पे फोर्स ज़ीरो होता है ना, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट R2 विल बी इक्वल टू, R1 की जगह इन्फिनिटी डालो तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0 ख़त्म हो गया, -1/R2, यानी आता है GMM अपॉन -R2, यानी हमको मिलेगा -GMM/R2। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है किसी भी रैंडम पॉइंट R2 के लिए, ध्यान दो। तो यहाँ से हमको जनरल एक्सप्रेशन मिल रहा है पोटेंशियल एनर्जी का किसी भी रैंडम R के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ध्यान रखना। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है किसी रैंडम पॉइंट R के लिए, कोई भी रैंडम पॉइंट R है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। So we have got it. Therefore, potential energy at a distance R from center कितना होता है, U is equal to -GMM/R। ये एक्सप्रेशन याद कर लो, ठीक है। किसी पॉइंट R पे ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ना कि mgh। ये माइनस साइन क्यों आया है ये भी हम लोग समझेंगे। माइनस साइन मतलब होता है कि ये बॉडी जो है बाइंडेड है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ ने इसको पकड़ के रखा है। देखो जहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स आएगा ना नेचर में, जहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स आएगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, ये बात याद रख लो। चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, चाहे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, जहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, ये बात याद रख लेना। इसको हम लोग लॉजिकली भी समझ सकते हैं। लॉजिकली समझने के लिए थोड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देखो जब ये पेन अर्थ के ग्रेविटी में गिरता है, अर्थ जब इसको खींच रहा है, तो एक्चुअल में इसका पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रहा है ना। सोचो ये जब हम लोग इसको ऊपर उठाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं बढ़ गई, राइट। और जब ये नीचे जाता है तो हम बोलते हैं यही पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। यानी जब ये नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो चेंज कैसा है, नेगेटिव है ना। और हम लोग यहाँ चेंज ही तो निकाल रहे हैं, ये चेंज ही तो हमने निकाला है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो चेंज नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे ये अर्थ की तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस का स्पेशलिटी है, जैसे जैसे फोर्स अट्रैक्ट करेगा बॉडी को वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, कम, इसलिए चेंज नेगेटिव हो जाता है। इसका बोलने का मीनिंग ये है कि जब ये बॉडी इन्फिनिटी पे था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, जब इसको हम सरफेस के पास लेके आ गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। कैसे, देखो नंबर 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से तो ज़्यादा ही होगा ना, थोड़ा लॉजिकली समझ लेते हैं। नंबर 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से तो ज़्यादा ही है ना। सपोज पोटेंशियल एनर्जी आती है -30 जूल, तो -30 जूल से 0 तो ज़्यादा ही है, 0 तो ज़्यादा ही है ना, ठीक है। चलो तो ये नोट डाउन करो, पॉज करके अच्छे से डेरिवेशन नोट डाउन करो, फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखते हैं और थोड़ा हम इसका रिलेशन mgh से समझ लेते हैं। ओके, नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिया था ना, मैंने रफ कर दिया है।
देखो हमको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिला है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट U इज गिवन बाय -GMM/R। ठीक है, ये याद रखना। अब ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द बॉडी इज बाउंडेड टू अर्थ। अर्थ को बाउंडेड है, मतलब अर्थ से फ्री नहीं है, अट्रैक्ट करके रखा है, अर्थ ने पकड़ के रखा है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अर्थ एंड मास m। ये बात याद रखो, ये अकेले m की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये m और अर्थ दोनों की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ये बात याद रखो। मतलब जैसे ध्यान से सुन लो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू मासेस, अगर दो मासेस हैं मेरे पास, सिस्टम ऑफ टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस विल बी, जैसे मेरे पास ये एक मास है m1 और ये एक मास है m2 और इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इनकी जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -GM1m2/r। ये बात याद रखो, इसका ये मीनिंग है, मतलब इन दोनों की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी है। और तुम सोचो ना, सिंगल मास का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का कोई लॉजिक है क्या? सिंगल मास का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं हो सकता, यहाँ दोनों मासेस कंपलसरीली चाहिए, तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, मतलब दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी है, एक के बिना दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ही जैसे इन दोनों के में से अगर मैं किसी एक मास को हटा दूं तो इसका क्या मीनिंग है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा? पोटेंशियल एनर्जी तो तब होता है जब इस पर कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के वजह से ये कुछ वर्क कर रहा है, या उस फोर्स की वजह से इस पर कुछ वर्क हो रहा है, तो फोर्स लगाने के लिए ही हमको दूसरा मास चाहिए ना। तो जब तक फोर्स नहीं है, या बोल सकते हो जब तक दूसरा मास नहीं है तब तक फोर्स नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों मासेस के लिए ही डिफाइंड है, एक मास के लिए कभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आई बात? जब भी हम बोलते हैं ना ये पेन का पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो वो एक्चुअल में इस पेन और अर्थ दोनों का पोटेंशियल एनर्जी होता है। समझा? ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, समझ के रखो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ मासेस का डिफाइन होता है। जैसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, हमेशा सिस्टम का ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, किसी एक चीज़ का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी भी एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, चेंज डिफाइंड होता है उसका हमेशा। तो बहुत परेशान करने वाला चीज़ होता है, बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझो, क्लियर होगा। ओके, चलो ये चीज़ नोट डाउन कर लो। हम अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बात कर लेते हैं। नोट डाउन किया? ठीक है, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बात करते हैं। देखो, पहले मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन दे दूंगा तुमको, फिर मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दूंगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन भी बता दूंगा। और ये सेम पोटेंशियल और एनर्जी का रिलेशन जो है ना, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, यही हर जगह पे चलता रहेगा, यही तुम बार बार यूज़ करते रहोगे। तो ध्यान से सुनो, सिर्फ ग्रेविटेशन के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ भी सेम चीज़ करोगे तुम। So we are going to talk about gravitational potential। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल V एट एनी डिस्टेंस R या V हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, हमको पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो देखो डेफिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ unit mass from infinity to that point। very important, मतलब
इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आने में जो वर्क है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, मतलब जो वर्क किसी मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने में कर रही है अर्थ, उसी को हम लोग बोल देते हैं वर्क। ठीक है, ये जो वर्क उसी को हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल। ये जो वर्क है ना, देखो ये वर्क को दो केसेस में या दो तरीके से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस है और हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, ये पॉइंट r डिस्टेंस पे है, यानी हमको इस पॉइंट r पे पोटेंशियल चाहिए। तो हम इस पॉइंट r पे m को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। अब यही डिफरेंस है, देखो हमने m के लिए कैलकुलेशन किया हुआ है, पोटेंशियल बोल रहा है कि ये वर्क फॉर यूनिट मास है। ये ध्यान दो, ये वर्क यूनिट मास के लिए है। तो हमने देखा ना कि वर्क जो करते हैं हम लोग वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, या वर्क जो ग्रेविटी करती है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दिखाई पड़ता है। अरे अभी तो लिखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये डेफिनेशन में है ना, चाहिए तो इंक्लूड कर लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है, एक्सटर्नल एजेंट यानी हम जो वर्क करते हैं। देखो हम क्यों वर्क करेंगे, सुनो। जब इस पॉइंट से मास इधर आ रहा है तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी एक फोर्स है, यानी एक्सेलरेशन है, यानी इसका स्पीड चेंज हो रहा है। तो अगर हमको कांस्टेंट स्पीड पे लाना है तो हमको सपोज इस पॉइंट पे पकड़े हम इस मास को, तो इधर ग्रेविटी इस पे ऐसे फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमको इस पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है विच इज़ एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। तो देखो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा, तभी इस पॉइंट मास पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और तभी ये पॉइंट मास कांस्टेंट स्पीड से आएगा, तभी इसमें सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हमने क्या देखा था, देखो हमने वर्क डन निकाला था ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी की वजह से वर्क कितना आ रहा था, ग्रेविटी की वजह से वर्क आ रहा था GMM 1/what R2 - 1/R1, यही था ना। फिर इसके आगे माइनस साइन लगाते थे हम लोग, तो ये R1 - R2 हो जाता था। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है। तो ग्रेविटी इधर की तरफ वर्क करे तो हम कहाँ की तरफ वर्क करें, ऑपोजिट। सो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये हो जाएगा -GMM, या अगर मैं माइनस साइन हटा के माइनस इधर दे दूं तो ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। अब ऑफ कोर्स R1 कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और R2 कहाँ है, R डिस्टेंस पे, यानी वर्क कितना हो जाएगा, देखो वर्क हो जाएगा -GMM अपॉन R। R1 इन्फिनिटी हो गया, R2 R हो गया ना। R1 इज इन्फिनिटी एंड R2 इज R। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो डेफिनेशन है ये तो वर्क डन आ गया, तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा दिस वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट मास, या यही वर्क फॉर यूनिट मास। यूनिट मास मतलब m का वैल्यू 1, सो पोटेंशियल विल बी -GM/R। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट मास, ध्यान रखो ये चीज़। यूनिट मास के लिए डिफाइंड होता है पोटेंशियल, यानी यूनिट मास को लाने में कितना वर्क करेगा ग्रेविटी, यूनिट मास को लाने में कितना वर्क करेगा ग्रेविटी, दैट इज -GM/R। या तुम बोल सकते हो यूनिट मास को वहाँ पे लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया है, वो अपना पोटेंशियल हो गया। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल है ध्यान दो, ये पोटेंशियल नेगेटिव होने का मतलब है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स बॉडी इज बाउंडेड, या फोर्स इज नेगेटिव, सॉरी फोर्स इज अट्रैक्टिव। पोटेंशियल में नेगेटिव साइन यानी फोर्स अट्रैक्टिव। अब ये नहीं समझ में आया, जैसे परेशानी लग रही है, थोड़ी डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, जिसको देखो एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक मतलब सिंपल सा ट्रिक ये है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, ये चीज़ याद रख लो, बस इतना ही है। पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, बस। किसी मास, जैसे ये पेन के लिए पोटेंशियल निकालना है तो ये पेन का पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -GMM/R। हमने निकाला ना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है -GMM/R। तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए
तो डिवाइड बाय मास कर दो, उसी मास का पोटेंशियल अगर चाहिए, सॉरी किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चाहिए तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो तो तुमको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो देखो ना, माइनस जी एम एम बाई आर को एम से डिवाइड किया तो माइनस जी एम बाई आर आया, सिंपल। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो जाएगा पोटेंशियल टाइम्स मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टाइम्स चार्ज, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टाइम्स मास, ठीक है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखो, बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में तुमको पता होना चाहिए, रखो ये, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, अच्छे से समझ में आया है। देख लो कैसे किया हमने वर्क निकाला इन्फिनिटी से यहाँ आने का, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इन्फिनिटी से यहाँ लाने में कितना आ रहा है हमको आ रहा है माइनस जी एम एम बाई आर। और ये वर्क अगर यूनिट मास के लिए देखा जाए तो वो पोटेंशियल हो जाएगा, यूनिट मास यानी एम की वैल्यू 1, तो एम की वैल्यू 1 डाला तो माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू है, नोट डाउन करो इसको। फिर हम लोग इसका रिलेशन देखते हैं एम जी एच से। चलो नोट डाउन कर लिया पॉज करके, ओके गुड। लेट्स सी द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या रिलेशन ऑफ MgH with potential energy। देखो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है ना, बहुत सारा एक्सप्रेशंस निकालना पड़ता है हमको, बट अभी अपने 11th के सिलेबस के नहीं, एंट्रेंस के सिलेबस के लिए बहुत सारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने हैं। जैसे शेल के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना है ना, स्फीयर के अंदर कितना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हम लोग वो सब एंट्रेंस के लेक्चर्स अगर चालू करेंगे तो करेंगे, डोंट वरी। नाउ लेट्स सी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला विथ MgH। देखो ध्यान से कैसे हम लोग इसको MgH से रिलेट करते हैं और क्यों MgH बोला करते हैं हम लोग हमेशा। तो देखो सपोज कोई बॉडी है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे तो कितने डिस्टेंस पे r, इसको हमने सपोज h हाइट ऊपर उठा दिया, ये बॉडी m है, इसको हम लोग ने h हाइट ऊपर उठा दिया सरफेस से, तो अब डिस्टेंस हो जाएगा, बोलो कितना, r प्लस h, गुड, ठीक है, फाइन। यहाँ पे अर्थ है, सो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ये कितनी होगी, ये हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर, करेक्ट। सरफेस पे तो यही पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, ओके। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, इज दैट करेक्ट, बोलो, समझा, ठीक है। अब हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं और देखो क्या मिलता है हमको, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h कितना आया है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस जी एम एम अपॉन आर, ये समझा, बोलो, माइनस करना है ना, माइनस के लिए क्या हो गया, प्लस हो गया। सो देखो क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है जी एम एम, क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है माइनस 1 बाई आर प्लस एच, या अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो हमको मिल रहा है 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एच, समझाइए। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो जी एम एम क्या आ रहा है, आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर टाइम्स आर प्लस एच, बोलो ये समझा। आर से आर कट गया, जी एम एम क्या आ रहा है, एच अपॉन आर टाइम्स आर प्लस एच, बोलो ये समझा, ये समझा या नहीं,
ओके, हमको इसको mgh से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? mgh से। m यानी मास ऑफ द बॉडी, g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h यानी हाइट। ठीक है, देखो कैसे रिलेट करेंगे समझ लेते हैं। बहुत सिंपल रिलेशन है, थोड़ा ध्यान से देख लो, आज कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा क्यों हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को mgh बोलते ही है। हमको एक चीज़ मालूम है कि एट सरफेस और नियर द सरफेस स्मॉल g का वैल्यू होता है gm/r², राइट। यानी gm को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? gr²। याद है ये बोला था सब्स्टिट्यूशन करने के लिए काम आएगा, यही काम आ रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो gm की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे gr² और mh है, तो mh, ये h इधर ले लिया है, इंटू gr² इंटू क्या आ रहा है बोलो? इंटू आ रहा है 1/r+h। ठीक है, यहाँ तक सही जा रहा है? नहीं, r इंटू r+h ना। ठीक है, चलो यार ठीक से लिख देते हैं। इंटू आ रहा है 1/r इंटू r+h, समझा? देखो ये r² से r कट गया, हमको mgh तो मिल गया है, ध्यान दो, डेल्टा u mgh तो मिल गया है, बट साथ में ये भी आ गया है r/r+h, है ना? ये सुनो, mgh तो मिल गया बट ये साथ में आ गया है। तो हमको मालूम है, देखो इधर, इफ h इज मच लेस देन r, तो r+h किसके इक्वल होगा? r के ही इक्वल होगा। अरे r 6400 किलोमीटर है, उसमें 10 मीटर ऐड किया 6400 किलोमीटर में, तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये नियरली r के इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे फॉर दिस कंडीशन। सो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ये है रिलेशन, ध्यान दो। तो मतलब जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई बॉडी को h हाइट ऊपर उठाया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं हो गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई है। देखो ना, ये चेंज मिला है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। और पॉजिटिव चेंज का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है। चेंज पॉजिटिव कब होता है? जब चीज़ें बढ़ती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे निकालोगे तो नेगेटिव है, h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो नेगेटिव है, और r या सरफेस पे निकालोगे तो वो भी नेगेटिव है, बट उनका चेंज पॉजिटिव है। देखो ना, हम जब h हाइट पे आ रहे हैं तो ये बढ़ जा रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में कम हो रहा है। नेगेटिव में कम होना है यानी बढ़ना। अरे -2 बड़ा है कि -6 बड़ा है? -2 बड़ा है ना। तो यहाँ r+h यानी h की वजह से जब ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट माइनस में कम हो रही है। माइनस में कम होना मतलब वैल्यू बढ़ना, समझा? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जो भी बोलते थे ना mgh, वो एक्चुअल में हम चेंज की बात कर रहे होते थे कि जब ये बॉडी को ग्राउंड से उठा के h हाइट लाया तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ गई? mgh से बढ़ गई। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बॉडी h हाइट ऊपर लाई जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाती है। सो नोट इट डाउन, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m is lifted above the surface at height h, its potential energy increases by mgh। ये ध्यान रखना। और ये सब कब है? when h is much less than r। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो ये चीज़ होता है एक्चुअल में, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है mgh से, ना कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। और बढ़ने का मतलब mgh होना, mgh कब होगा? तुम सोचो ना, जब ग्राउंड पे ज़ीरो होगा तो बढ़ के mgh हुआ, यानी ग्राउंड का ज़ीरो था। तो अगर ग्राउंड पे ज़ीरो है तो बढ़ के mgh होना मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होना। तो जो भी हम लोग पिछले चैप्टर्स में बात करते आ रहे हैं, जैसे स्कूल में जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखते आ रहे थे तो हम कंसिडर कर रहे थे कि ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और ये तुमको पढ़ाया भी गया है।
कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है और उससे एच हाइट ऊपर आए तो चेंज एम जी एच आया। बट चेंज एम जी एच आने का मतलब क्या, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, समझ ही लो ना। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड, ये हमको मिल रहा है ना एम जी एच। बट सोचो अगर ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो ये टर्म तो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच इज़ एम जी एच। ये तुमको पढ़ाया गया है, समझा। एच पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच क्यों आती है, वो ये रीज़न है। तो एक्चुअल में ये होता है क्या, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती नहीं, ग्राउंड तो फिक्स ही नहीं है ना। ये इसको मैं यहाँ गिरा दूँ तो यहाँ भी आके रुक जा रहा है, तो क्या ये ग्राउंड है क्या, नहीं। यहाँ नीचे सब फ्लोर पे गिरा दूँ तो यहाँ भी जाके रुक जाएगा, तो क्या ये ग्राउंड है क्या, नहीं। ये तो घर सेकेंड फ्लोर पे है। नीचे गिरा दूँ रोड पे तो क्या रोड ग्राउंड हो गया क्या, नहीं। कहीं खड्डा खोद दूँ मैं तो गिराऊँ तो रोड से नीचे भी जाएगा ये सुनो। तो ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तब ये चीज़ ट्रू होती है। तो ये बहुत मतलब ओवर सिंप्लीफाइड केस होता है जो हम लोग डिस्कस करते हैं स्कूल सेक्शंस में। थोड़ा थोड़ा डिटेल में तुमको अभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में था जो हमको पढ़ना था इस चैप्टर में, और एमजीएच से भी रिलेशन हमने कर लिया है। तो आई होप लेक्चर सबको समझ में आया, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से समझ लेना। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बताओ कमेंट्स में, अगर समझा है तो भी मुझे बताओ कमेंट्स में। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।